बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड इनर्जीज। तो हम अपने GCUF के आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड इनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या है? बॉन्ड एनर्जी मेरे पास जो है, हमें पता है कि जब हमारे पास केमिकल फॉर्म कोई भी हमारे पास जो है वो केमिकल चेंज आता है, तो उस केमिकल चेंज के दौरान हमारे पास कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें केमिकल चेंज के दौरान हमारे पास यहाँ तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। तो बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या है? बॉन्ड एनर्जी मेरे पास वो एवरेज एनर्जी है जो कि नीडेड होती है टू ब्रेक ऑल द केमिकल बॉन्ड्स। अब मेरे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें मेरे पास जितने भी एटम्स हैं, तो उन एटम्स के दरमियान जो आपस में जो बॉन्ड बना हुआ है, उन सब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मुझे एवरेज एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या है? एवरेज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ऑल द केमिकल बॉन्ड्स। मतलब मेरे पास जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज आएगा, तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो मेरे पास जब जितने भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितने भी बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कुछ में हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, कुछ में हमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जितने भी बॉन्ड जो है वो ओल्ड से जितने भी न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, वो जितने भी उनमें ब्रेकेज होगी या फॉर्मेशन होगी, तो उसके लिए मेरे पास जो एवरेज एनर्जी मुझे चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए उन सारे केमिकल बॉन्ड्स को, वो मेरे पास किस में आएगी? बॉन्ड एनर्जी में। तो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली हमें ना बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। जैसे मेरे पास अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो मुझे किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका मतलब उस बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली में हमें जो है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है कि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। अब मेरे पास जितने भी गैसियस हाइड्रोकार्बन, जैसे आप मीथेन की एग्जांपल है, जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, जब उसकी कंबस्शन होती है मीथेन की, तो उसमें भी मेरे पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, जिसको हम फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल यूज़ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, उनकी जब कंबस्शन होती है, तो मेरे पास जो है वो हीट रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है हमें मिलती है। अब जब भी हमारे पास कंबस्शन प्रोसेस होगा, तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान मेरे पास जो है वो टू पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो मेरे पास बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, या मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमें पता है कि जब मेरे पास केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है या बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जब मेरे पास बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो मुझे एनर्जी चाहिए होती है। तो जब बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, तो एनर्जी चाहिए होगी, और कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। कि वो जो मेरे पास जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब हो रही है, उसको हीट चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो मेरे पास हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का। मतलब जो बॉन्ड की ब्रेकेज है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हमें हीट क्या होती है? चाहिए होती है। लेकिन जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। उसमें हीट हमें जो है वो चाहिए नहीं होती, बल्कि हीट जो है वो रिलीज होगी। तो इस हमारे पास जब भी कोई भी कंबशन प्रोसेस होगा, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, तो उसमें टू पॉसिबिलिटीज आएंगी। या तो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जब भी बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, तो हमें हीट देनी पड़ती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो क्या होगा? हमें उसमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए साइन किसका आएगा? पॉजिटिव। मतलब बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हमें हीट देनी पड़ती है। और जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मतलब जब भी कोई नया बॉन्ड बनेगा, तो उसमें हीट जो है वो रिलीज होगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हीट ऑफ रिएक्शन वही है कि जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना इस केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो इस रिएक्शन की क्या है? हीट है। मतलब ये हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हीट ऑफ रिएक्शन है। अब हम हीट ऑफ रिएक्शन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास डेल्टा एच जो है वो टोटल हमारे पास जो हीट है वो इक्वल होगी प्रोडक्ट्स की प्लस रिएक्टेंट्स की। हमारे पास प्रोडक्ट्स जो थे उसकी कितनी हीट, उनके पास कितनी हीट एनर्जी थी, उनकी हीट एनर्जी क्या थी, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी क्या थी। तो इस तरह हम टोटल अपनी हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जब भी इंथाल्पी चेंज आता है ना, तो हमारे पास जो होता है, हम इसको इंथाल्पी चेंज को मेजर किस तरह करते हैं? बॉन्ड एनर्जी से, कि हमारे पास ओवरऑल जो है वो कितना इंथाल्पी चेंज आया। तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, वो बॉन्ड की फॉर्मेशन से पहले कुछ और होती हैं, और बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद बॉन्ड एनर्जीज चेंज हो जाती हैं।
तो हम इंथाल्पी चेंज कैसे मेजर करते हैं? फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ CH4 लूँ तो मैं इसका एक हाइड्रोजन जो है वो उसको सेपरेट यहाँ इस बॉन्ड के साथ लगा दिया, और आगे Cl2 लूँ तो मेरे पास जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या होगा, ये CH3 इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये HCl एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखें जब रिएक्शन से पहले मेरे पास बॉन्ड किन किन के दरमियान था, कार्बन और हाइड्रोजन के, और इसमें मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन के। लेकिन देखिए जब मेरे पास केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो चेंज आया, तो मेरे पास जब न्यू बॉन्ड्स बने तो मेरे पास जो न्यू बॉन्ड बना वो किसके दरमियान बना, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान और हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। पहले मेरा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान था और क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान था, लेकिन जब मेरे पास रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद मेरा बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में बन गया और हाइड्रोजन और Cl के दरमियान में बन गया। अब हम देखते हैं कि हम मेरे पास जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है ये मेरे पास कैसे हुआ है। अब किस तरह मैं बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास फिर इंथाल्पी चेंज जो है वो ओवरऑल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन हुआ है ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप हुआ है। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मेरा ये जो CH4 है ये मैंने यहाँ लिखा CH4। अब जब यहाँ से मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मेरे पास बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया रेडिकल की फॉर्म में। तो मेरे पास कार्बन पे एक रेडिकल आ गया और हाइड्रोजन पे भी एक रेडिकल आ गया। अब देखिए यहाँ मेरे पास बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो हमने पढ़ा था जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैंने इसमें मेरे पास कितनी एनर्जी जो है वो मुझे देनी पड़ी, कितनी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब हुई, 414 किलो जूल पर मोल। अब दूसरी एग्जांपल, अब दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। जैसे मेरे पास क्लोरीन क्लोरीन था तो ये भी क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड था, ये भी जब इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे। तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा तो एक क्लोरीन पे रेडिकल आ गया, और इस तरह ही जब एक यही बॉन्ड का जब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा तो ये वाले क्लोरीन पे रेडिकल आ गया। अब यहाँ भी बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ भी देनी पड़ेगी। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 243 किलो जूल पर मोल। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह CH3 और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड वो किस तरह बना था। अब देखें इस CH3 पे भी एक रेडिकल था और इस Cl पे भी एक रेडिकल था। ये दोनों रेडिकल जो आपस में मिलेंगे मतलब ये वाला रेडिकल भी इधर आएगा और ये वाला रेडिकल भी इधर आएगा, तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्म, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब बॉन्ड बनते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। जब हीट रिलीज होगी और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना, ब्रेकेज तो हो गई है, फॉर्मेशन हो रही है। जब फॉर्मेशन होती है तो मेरे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो 339 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब ये मेरे पास CH3 और Cl के दरमियान में, जब कार्बन क्लोरीन के दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा, ये देखेंगे कार्बन क्लोरीन के दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा तो मेरे पास कितनी 339 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ऐसे जब मेरे पास ये हाइड्रोजन, इसका भी रेडिकल इसके ऊपर आया हुआ था, और ये वाला हाइड्रोजन और प्लस ये क्लोरीन का जो एक रेडिकल इसके ऊपर आया हुआ था, ये दोनों भी रेडिकल आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी जब मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो है वो बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है H और Cl। हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान में जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो मेरे पास क्या बनेगा, HCl, और मेरे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब अगर मैं इस रिएक्शन की ओवरऑल फाइंड करूँ कि मेरे पास जो ओवरऑल चेंज आया है वो मेरे पास कितना आया है, तो जब ये मेरे पास रिएक्शन हुआ, मतलब जब मेरे पास CH4 और Cl2 क्लोर से जब मेरे पास CH3 और CCl बॉन्ड था और जब ये मेरे पास दो रिएक्टेंट थे और जिससे मेरे पास ये दो प्रोडक्ट बने, तो मेरे पास जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आया वो कितना आया, तो वो मेरे पास आता है -113 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स कि मेरे पास जो है इसका रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 113 किलो जूल पर मोल के, इसमें मेरे पास 113 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो इसका मतलब कि जब मेरे पास ये रिएक्शन हो टेक प्लेस होगा, जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो मेरे पास इंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आएगा। कि देखें इस रिएक्शन से कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, तो इसका मतलब कि इंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आएगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी 113 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है तो हम उसकी जो है वो ओवरऑल बाद में हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास जो थे दो रिएक्टेंट मैंने ये लिए, जब उससे मेरे पास ये प्रोडक्ट बने तो मेरे पास जो था वो रिएक्शन के
दौरान मेरे पास क्या हुई, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। इस तरह मेरे पास इस रिएक्शन में मेरे पास क्या होगा, इसकी रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज आएगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसमें और बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल टू गिव इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स और रेडिकल्स आल्सो इन गैसियस स्टेट। तो देखिए हमारे पास कहते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी है जब हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं एक स्पेसिफिक बॉन्ड की जो कि गैसियस मॉलिक्यूल में होता है। जब बॉन्ड के हम डिसोसिएशन करवाते हैं और जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम में या फिर रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वो भी जो गैसियस स्टेट में ही हो, तो उसको हम कहते हैं ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अब आप एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी थी वो क्या थी कि हमारे पास जो है ना वो एवरेज एनर्जी होती है ब्रेक करने के लिए फॉर ऑल सिमिलर बॉन्ड्स। वो हमारे पास क्या थी, एवरेज एनर्जी, या फिर हम उसको बॉन्ड एनर्जी भी सिंपल कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये हमारे पास वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है होमोलिटिक क्लीवेज करवाने के लिए किसी एक स्पेसिफिक बॉन्ड की जो कि गैसियस फॉर्म में हो या फिर किसी गैसियस मॉलिक्यूल में, और वो क्या दे आगे से अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं या फिर रेडिकल्स हैं वो बनाए, और वो भी किस में फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में हो। तो हम सबसे पहले अपनी एग्जांपल देखते हैं CH4 मीथेन की। तो देखिए CH4 में क्या होगा, जब हमारे पास इसकी फर्स्ट होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ से, तो क्या होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए एक रेडिकल कार्बन पे आ गया और एक रेडिकल हाइड्रोजन पे आ गया। अब देखिए हम जिसमें जितने भी हमारे पास 4 स्टेप्स में क्लीवेज हो रही है हम उसमें देखेंगे कि हर एक में बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर, जब बॉन्ड ब्रेक होता है हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। किसी भी स्टेप में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, हर स्टेप में क्या हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकेज। तो उसमें मेरे पास जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी, 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी मुझे रिक्वायर होगी इस क्लीवेज को करवाने के लिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। अब ये मेरे पास ये जो हमारे पास बना है इसको लिखेंगे और आगे से जब फर्दर क्या होगा, अब फर्दर मेरे पास जो है वो अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इसका भी एक रेडिकल हाइड्रोजन पे और एक रेडिकल कार्बन पे। तो मेरे पास कार्बन पे 2 रेडिकल आ गए और हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो बन गया। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई, 460 किलो जूल पर मोल। इसमें मेरे पास 460 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मेरे पास बना है इसको इधर लिखूंगी और आगे से फर्दर जब इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा तो फिर ये एक रेडिकल कार्बन पे और एक रेडिकल हाइड्रोजन पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन पे 3 रेडिकल आ गया और एक हाइड्रोजन बना। तो इसमें मेरे पास जो एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी वो कितनी होगी, 435 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद अगर ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाए, इधर भी क्लीवेज हो जाए, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन पे और एक कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो कार्बन पे 4 रेडिकल आ गए और ये हाइड्रोजन के ऊपर भी एक रेडिकल आ गया और इसमें जो एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो कितनी होगी, 338 किलो जूल पर मोल। अब देखिए कि आप लोग हमें ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास जब कार्बन हाइड्रोजन पहला बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें जितनी एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो मेरे नेक्स्ट जब मेरे पास CH3 रेडिकल बनेगा उसमें भी मुझे उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि अगर मेरे पास जो पहली क्लीवेज हो कार्बन हाइड्रोजन की CH4 में, जब मेरे पास मीथेन में जब पहली क्लीवेज हो तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी ही आगे CH3 रेडिकल में जो है मुझे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर स्टेप में एनर्जी जो है वो डिफरेंट रिलीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। मतलब हमारे पास अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी डेफिनेशन की कि होमोलिटिक क्लीवेज करवाने के लिए किसी स्पेसिफिक बॉन्ड की, मतलब अभी हम कार्बन मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज करवा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम CH3 रेडिकल में जो कार्बन हाइड्रोजन है उसकी क्लीवेज करवाएंगे। इसको हम कहते हैं ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी नहीं है। तो मेरे पास जो ओवरऑल मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं CH3 मीथेन से कार्बन और 4 रेडिकल की फॉर्मेशन करवाऊं और बस 4 हाइड्रोजन पे रेडिकल आए तो मेरे पास ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मेरे पास कितनी है, 1660 किलो जूल पर मोल। क्योंकि मेरे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है।
तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आती है होमोलिटिक क्लीवेज करवाने के लिए चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, वो कितनी है मेरे पास 1660 किलो जूल पर मोल। लेकिन मेरे पास जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो मेरे पास मीथेन में कितनी है 415 किलो जूल पर मोल। तो ये मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है। और ये जो हमने ये सारा रिएक्शन किया और इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी, ये सारी क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। इसीलिए आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर मेरे पास मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इतनी है, जब CH3 रेडिकल बनेगा तो उसमें भी कार्बन है तो सेम बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि अगर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उतनी ही CH3 रेडिकल में या फिर फर्दर CH2 रेडिकल में एंड सो ऑन उतनी ही मेरे पास एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर स्टेप में एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं जो हीट एटमाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे जो है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है या फिर उसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एटमाइजेशन क्या होता है। एटमाइजेशन क्या है कि जब हम किसी भी गैशियस मॉलिक्यूल की जब हम स्प्लिटिंग करवाते हैं उसके एटम की इनटू फ्री एटम्स में इन द गैशियस स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है एटमाइजेशन। एटमाइजेशन हमारे पास क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल इनटू द फ्री एटम्स या फ्री स्टेट में, फ्री एटम्स में फ्री स्टेट में हम उसकी कन्वर्जन करवाते हैं गैशियस मॉलिक्यूल की, जब हम उसको स्प्लिट करवाते हैं फ्री एटम्स में, वो भी किस में होते हैं गैशियस स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है एटमाइजेशन। तो हम देखते हैं कि हम जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है ना मॉलिक्यूल की, हम इजीली उसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम उसको फिर कैसे मेजर करते हैं, हम उसको डिटरमिन कैसे करते हैं कि हम उसकी हीट ऑफ कंबस्शन जो होती है ना उसको मेजर करते हैं और उसके साथ जो रेलिवेंट जो हमारे पास एटम्स है, रेलिवेंट जो अदर हमारे पास नाउन हीट ऑफ कंबस्शन है, उनके साथ हम क्या कर लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं हैसला। हैसला हमें क्या कहता है कि हम थर्मल जो हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं एज अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो उसकी हैसला की मदद से हम जो है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने कहा था कि हम जो हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आती हैं उनको हम एज अलजेब्रिक इक्वेशंस भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। CH4 हमारे पास क्या है गैस और O2 भी हमारे पास क्या है गैस। इसमें मेरे पास क्या हुआ, देखिए इसमें मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, CO2 बना प्लस साथ में वाटर। तो इसमें मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है तो हीट एनर्जी क्या होगी मेरे पास रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बना है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो तो हीट रिलीज होती है। तो 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। उसके बाद मेरे पास CO2 क्या है, CO2 भी मेरे पास किसकी फॉर्म में होता है गैशियस फॉर्म में। और इसको मैंने CO2 को फिर किसमें कन्वर्ट करवाया कार्बन सॉलिड की फॉर्म में, और O2 भी मेरे पास किस फॉर्म में है गैशियस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस में मेरे पास जब CO2 गैस मेरे पास कार्बन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और O2 गैशियस में, मेरे पास इतनी ही हीट एनर्जी यहाँ अब्सॉर्ब होगी 392 किलो जूल पर मोल। उसके बाद मैं इस कार्बन सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करवाऊंगी कार्बन गैशियस में। तो मेरे पास क्या होगा हीट एनर्जी जो है वो भी क्या होगी रिलीज होगी कि हीट एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी 718 किलो जूल पर मोल। मेरे पास जो हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद अगर मैं देखूं मेरे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल है तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मेरे पास इसको मैं किसमें कन्वर्ट करवाऊंगी H2 गैस की फॉर्म में और O2 भी गैस की फॉर्म। मतलब यहाँ पे वाटर क्या हो गया ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ में हमने बॉन्ड की ब्रेकेज की है ना, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो 570 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो मेरे पास चाहिए होगी। उसके बाद मेरे पास जो 2H2 है हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है। ये मैंने क्या किया अपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को नीसन हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी 870 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद अब मैं देखूंगी अगर मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ है, मेरे पास CH4 मीथेन था उससे मैंने कार्बन बनाया गैशियस फॉर्म में कार्बन है, और हाइड्रोजन भी क्या है नीसन हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में है। तो मेरे पास जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा वो कितना आएगा 1660 किलो जूल पर मोल। जो मेरे पास हीट ऑफ रिएक्शन आएगा मेरे पास कितना आएगा 1660 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है ना, उससे मैं क्या कर सकती हूँ अपने, अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो मैं उसमें जो आगे से फर्दर जो मेरे पास बॉन्ड्स हैं किसी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, मैं उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकती हूँ थ्रू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। तो हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है वो यूज होती है कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ अदर बॉन्ड्स इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास कोई और बॉन्ड्स भी हैं तो मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के थ्रू दूसरे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में दूसरे जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिया C2H6
प्लस साथ में मैंने क्या किया 3O2 ऑक्सीजन लिया, उसके 3 मोल्स दिए हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैशियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या है गैशियस फॉर्म में है। मेरे पास क्या बनेगा वाटर। इसमें भी देखिए मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो मेरे पास यहाँ भी एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी 1559 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है मेरे पास क्या होगी रिलीज होगी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मैं इधर भी क्या करूँगी, मेरे पास CO2 गैशियस फॉर्म में है, उसको मैं सारे में कन्वर्ट करूँगा, साथ में मेरे पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, तो ऑक्सीजन भी क्या है गैशियस फॉर्म में है। तो इसमें मेरे पास क्या होगी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी 787 किलो जूल पर मोल। उसके बाद ऐसे ही जैसे मैंने अपने पिछले रिएक्शन में किया सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ मेरे पास जो है वो क्या होगी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी 1435 किलो जूल पर मोल। उसके बाद मेरे पास जो वाटर में था तो मेरे पास H2 क्या है गैशियस फॉर्म में है और O2 भी क्या है गैशियस फॉर्म में है। इधर भी मेरे पास ब्रेकिंग हुई है, तो इसमें भी क्या होगी मेरे पास हीट एनर्जी जो है वो चाहिए होगी 857 किलो जूल पर मोल। उसके बाद मेरे पास हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया डिसेंट हाइड्रोजन में, तो यहाँ भी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी 1306 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है मुझे चाहिए होगी। इसका भी अगर मैं ओवरऑल देखूंगी मेरे पास C2H6 है, तो मैंने 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, जो मेरे पास 2 कार्बन बने हैं और साथ में 6 हाइड्रोजन। कार्बन किस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दी थी गैशियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में है गैशियस फॉर्म में। तो मेरे पास क्या बनेगा ओवरऑल जो मेरे पास एनर्जी चेंज आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 2826 किलो जूल पर मोल जो मेरे पास है वो टोटल ओवरऑल जो मेरे पास एनर्जी चेंज आएगा वो इतना आएगा। तो इस तरह हमारे पास अगर मैंने एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की तो मेरे पास C2H6 में बाकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, मैं उनकी बॉन्ड एनर्जी भी इसकी हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ।